जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे, बहुत शानदार होंगे। और हमेशा की तरह मैं आपसे एक ही बात कहता रहूंगा कि अगर आप शानदार हैं तो क्यों ना एक मुस्कुराहट आपके कमेंट सेक्शन में आ जाए, ठीक है। या कमेंट सेक्शन में ना आए तो कम से कम एटलीस्ट आप जहां पर हैं एक बार मुस्कुराएं। और दोस्त, आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है भारतीय संविधान की अनुसूचियां, यानी स्केड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कुल अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो पहले प्रश्न तो ये बनेगा आप सब लोगों से, तो आप कहेंगे टोटल स्केड्यूल जो है भैया वो हमारी वो 12 है, ठीक है। लेकिन मूल संविधान में कितनी थी? 8 थी। 4 को बाद में जोड़ा गया। उन सभी के बारे में हमको पढ़ना है। उससे पहले आप सब लोगों को ये जान लेना चाहिए अनुसूचियों की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि अनुसूचियों की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हमको जो संविधान के सभी अनुच्छेद या जो मुख्य बातें हैं उनको वर्गीकृत यानी कैटेगराइज किया जा सके। और भविष्य में यदि किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होती है तो पूरे संवैधानिक रूप से कोई नई चीजें लिखने की बजाय उसी उपबंध में वहां पर चीजों को जोड़ा या घटाया जा सके, ठीक है, यानी शामिल किया जा सके या निकाला जा सके। तो इसीलिए समस्त संविधान को उन्होंने क्या बोला कि भैया इसको हम अनुसूचियों में वर्गीकृत कर देते हैं। ओके। हम सब एक आप लोगों से टेस्ट लेंगे हमेशा की तरह। नोट बनाएंगे सुंदर सा, संविधान की अनुसूचियां, संविधान की अनुसूचियां, संविधान की अनुसूचियां अर्थात स्केड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, सबसे पहली बात तो यही आएगी, आप सबको लिख लेना है कि हमारा संविधान किस दिन लागू हुआ था। सबको पता है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और उस दिन हमारे संविधान में जो आपका लिखना, मूल संविधान में जो अनुसूची थी, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, मूल संविधान में, मूल संविधान में जो आपका अनुसूची थी, अनुसूची थी, सबसे पहले इस बात को जाने, अनुसूची थी उनकी संख्या होती थी आपकी 8, ठीक है। और वर्तमान संविधान में अगर हम बात करें, एट प्रेजेंट हम बात करें, वर्तमान संविधान में यानी स्केड्यूल्स इन प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पर अनुसूची कितनी हो गई? 12। यानी इतनी बात समझ में आ गई कि 4 अनुसूची जो है वो बाद में जोड़ी गई हैं। और बाद में कब कब जोड़ी गई हैं? तो 8 के बाद में। सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट बना लो, ठीक है। जो नवी अनुसूची है आपका, जो 9th शेड्यूल है, 9th शेड्यूल भी बोल सकते हैं आप इसको, शेड्यूल भी कह सकते हैं, तो वो जोड़ी गई थी आपका प्रथम संविधान संशोधन से। प्रथम संविधान संशोधन अर्थात फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कब हुआ था, किस ईयर में हुआ था? तो आप कहेंगे भैया 1951 में। इससे जुड़ी गई नवी अनुसूची, जो आपका नवी अनुसूची थी। और यहाँ से बहुत ऐसे प्रश्न बनेंगे जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। मतलब आप इसको जो है ना, चैप्टर को ये समझो कि ये आपके लिए एक बोनस पॉइंट का काम करता है। इससे बनने वाला प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होना चाहिए। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अमेंडमेंट से इसको जोड़ा गया था। हम ट्रिक से भी याद करेंगे, कोई भी अनुसूची आप नहीं भूल सकते हैं, लेकिन पहले हमको बहुत बारीकी और विस्तार से चीजों को जान लेना होगा। उसके बाद में हम आपका क्या बोलेंगे, आगे जोड़ेंगे। 10वीं अनुसूची बताएं दोस्त, 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो जो 10th शेड्यूल था आपका, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है आपका किससे? 52वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, 52वें संविधान संशोधन से, जो हुआ था आपका 1985 में। ऐसे ही दोस्त आपसे पूछे 11वीं जो अनुसूची है आपका, जो 11वीं अनुसूची है उसको जोड़ा गया था आपका 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ठीक है, जो हुआ था आपका कब? 1992, 1992। और 12वीं अनुसूची आपसे पूछे 12th शेड्यूल को कब जोड़ा गया था? तो वो जोड़ा गया है आपका 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन जो हुआ 1992 में ही। ये तो लिख सकते हैं ना आसानी से, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। तो ये 4 जो है हमारी बाद में जोड़ी गई हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? अभी हम ये बात नहीं करेंगे कि किस अनुसूची में क्या है, हम आगे चल के जानेंगे। यहाँ पर भूमि सुधार है, यहाँ पर एंटी डिफेक्शन अर्थात दल बदल है, यहाँ पर आपका पंचायतों की बात है, और यहाँ पर आपका म्यूनिसिपल अर्थात नगर पालिका की बात है। इसको हम जानेंगे। तो तैयार हैं पढ़ने के लिए? थम्स अप कर दीजिए जी भैया। ये तो आपका एक बेसिक ग्राउंड हुआ शेड्यूल्स को जानने का। लेकिन किस शेड्यूल में क्या बात की गई है, और कितना टफ क्वेश्चन भी आ जाता है और कितना आसान प्रश्न भी आ जाता है, दोनों ही पहलू पर बात करेंगे। तो लिखेंगे आपका प्रथम अनुसूची अर्थात पहली अनुसूची, प्रथम अनुसूची। बहुत धैर्य के साथ में जानना, तभी आप इससे बनने वाले अच्छे से अच्छे प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि हम ऐसी कोई क्लास कर लें जिसमें 2 ही मिनट में अनुसूची बता दें, तो फिर 2 नंबर कटते भी हैं परीक्षा में, है ना, क्योंकि बनने वाले प्रश्न फिर आप बना नहीं पाते हैं। लिखेंगे जो प्रथम अनुसूची है आपका, यानी फर्स्ट स्केड्यूल की बात कर रहे हैं। फर्स्ट स्केड्यूल, इसमें क्या बताया गया है? फर्स्ट स्केड्यूल में बताया गया है साथी आपका भारत के राज्यों, भारत के, एक एक शब्द को ध्यान से देखना और लिखना सुंदर तरीके से, कॉपी पेन लिखे। भारत के राज्यों एवं एवं संघ शासित, संघ शासित प्रदेशों के नाम, यानी भारत में जो राज्य होंगे या यूनियन टेरिटरीज होंगी उनके नाम, सीमाएं एवं न्यायिक क्षेत्र रखे गए हैं। सॉरी, एवं न्यायिक क्षेत्र रखे गए हैं, न्यायिक क्षेत्र रखे गए हैं। मैंने कल भी सारे साथियों से रिक्वेस्ट की थी कि आप कभी भी
ऐसा ना करें कि मैं तो एक ही भाषा में पढ़ूंगा, अन्य भाषा को भी जान लीजिए। द नेम, राज्यों एवं संसाधित प्रदेशों के नाम। द नेम, नेम, बाउंड्रीज एंड न्यायिक क्षेत्र अर्थात ज्यूरिसडिक्शन एरियाज, ज्यूरिसडिक्शन एरियाज ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया हैव बीन कैप्ट। तो पहली अनुसूची में क्या है? भारत के जो राज्य हैं। अब भारत को मैंने आपको बताया था, भारत क्या है आपका, फेडरल है कि यूनियन है? तो हम सब बताएंगे कि भारत एक यूनियन था, इसके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इससे अलग नहीं हो सकते हैं। यही यूनियन के मायने हमने आपको समझाए थे। तो आप कहोगे वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28। और यूनियन टेरिटरीज का मतलब होता है जो संघ के द्वारा सीधे प्रशासित किए जाते हैं, मतलब वहां का एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो सेंटर के हाथ में होता है, सेंटर के अंडर में होता है। तो ऐसे संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? आप कहेंगे भैया वो आपका 8 है वर्तमान में। तो वो 28 राज्य, कितने राज्य हैं भारत में? 28। और संघ संघ शासित प्रदेश कितने हैं हमारे यहाँ पर? आप कहेंगे संघ शासित प्रदेशों की संख्या भैया भारत में 8 है। यूटी, जैसे दिल्ली एक यूटी है, पुडुचेरी एक यूटी है, लक्षद्वीप एक यूटी है, अंडमान निकोबार एक यूटी है, ठीक है, जम्मू कश्मीर एक यूटी है, लद्दाख एक यूटी है, दमन और दीव एक यूटी है, और एक यूटी का नाम मैंने नहीं लिया है, उसका नाम आप बताएंगे वो कौन सा होगा। ठीक है, तो यानी कि पहले मैं बता दिया, जब हम आर्टिकल 1 को भी पढ़ेंगे तो हम कहेंगे भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। लेकिन अनुच्छेद 1 में आप कहीं भी राज्यों के नाम या साथ ही यूटीज के नाम नहीं देख पाते हैं। तो उसके लिए क्या बोला गया उन्हें? जिसका वर्णन कहां पर है? अनुसूची 1 में है। अब अनुसूची क्या है? तो अनुसूची के लिए अलग से संविधान में क्या है, कुछ पेज जोड़ दिए गए। ये प्रथम अनुसूची में ये सभी राज्य, वहां पर आपको 28 राज्यों के नाम और वो जो यूटी हैं उनके नाम लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है, हमेशा। भैया चंडीगढ़ का नाम आपने नहीं लिया था, बहुत शाबाश। दूसरी अनुसूची पर आते हैं साथी, आपका पहली हो गई, लेकिन दूसरी अनुसूची अर्थात सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल में क्या बताया गया है? शेड्यूल नहीं होता, शेड्यूल ही होता है, हम इसको बोलते ही शेड्यूल है। क्या बताया गया इसमें? संवैधानिक पदों पर आसीन ऐसे लोग जो संवैधानिक पदों पर हैं, संवैधानिक पदों पर आसीन संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारी लिखें, अधिकारी, पदाधिकारी लिख सकते हैं, आसीन पदाधिकारियों की परिलब्धियां, वेतन, भत्ते एवं विशेषाधिकार, जो भी स्पेशल राइट्स उनको मिलेंगे। एक चीज को मार्क करके रखेंगे, वेतन को मार्क कर लीजिए। वेतन बोले तो सैलरी को मार्क कर लेंगे भैया, इसमें क्या बोलेंगे? एमोल्यूमेंट्स, परिलब्धियां का मतलब होता है जो अतिरिक्त, कुछ भी वेतन के अतिरिक्त। एमोल्यूमेंट्स, वेतन अर्थात सैलरीज, एमोल्यूमेंट सैलरीज, भत्ते अर्थात अलाउंसेस, एंड विशेषाधिकार अर्थात प्रिविलेजेस ऑफ ऑफिशियल्स होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, अब देखो यहां पर ये बात आती है कि दूसरी अनुसूची में क्या बताया गया है? वे सभी लोग जो संवैधानिक पदों पर आसीन हैं, उन सब पदाधिकारियों की परिलब्धियां, वेतन, भत्ते एवं विशेषाधिकार, मतलब वेतन के अलावा उनको जो भी अलाउंस मिले या जो भी अन्य सुविधाएं मिलेंगी वो सभी किसमें है? अनुसूची 2 में। लेकिन आप सब लोग पढ़ लेते हैं अनुसूची 2 में आपका क्या बताया गया है? वेतन को बताया गया है। लेकिन जब प्रश्न आपसे पूछा जाता है परीक्षा में कि अनुसूची 2 के अंतर्गत किसके वेतन का प्रावधान नहीं है, अब आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि अनुसूची 2 में किस किस के वेतन बताए गए हैं, तो तब तक आप नहीं बता पाएंगे कि किस किस की सैलरी को यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है। तो इसके लिए ये जानना जरूरी है। तो जरा बताएं, आप किस किस को जानते हैं, किस किस के वेतन है यहाँ पर? तो नोट करना, पहली बात, किस किस के वेतन बताए गए हैं? राष्ट्रपति का वेतन यहाँ पर बताया गया है, जो भी मॉन्यूमेंट्स होंगे, राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट। दूसरा जो यहाँ पे बताया गया है वो राज्यपाल का वेतन, और जो ये शब्द है ना परिलब्धियां, ये राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए ही प्रयोग होता है, गवर्नर। तीसरा यहाँ पे बताया गया है लोकसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। बहुत ध्यान से सुनते और समझते हुए चलना है, तभी आप प्रश्नों के उत्तर देखोगे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी कि स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, क्या बोलेंगे? स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, LS4 लोकसभा,
जब भैया लोकसभा की बात की गई है तो राज्यसभा की भी की गई होगी। तो राज्यसभा में कौन होते हैं प्रमुख? सभापति। तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति यानी चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सभापति और उपसभापति के बारे में यहां पर डिस्कस किया गया है। क्या बोलेंगे? चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के अलावा फिर ऐसे ही, ये तो केंद्र के हो गए, फिर राज्य के आएंगे। तो राज्यों की जो विधानसभा है, राज्यों में भी तो विधानसभा होती है। राज्यों की विधानसभा में भी कौन होते हैं? आपका राज्य की विधानसभा में भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे, जैसे लोकसभा में होंगे, क्योंकि ये भी निम्न सदन है। उपाध्यक्ष अर्थात हम कह सकते हैं आपका स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो केंद्र में कौन हो गए? लोकसभा और राज्यसभा। ऐसे ही राज्य में क्या होंगे? विधानसभा। और राज्य में ये क्या है? विधानसभा निम्न सदन होता है। ऐसे ही राज्य में साथी मुझे बताइए, कुछ राज्य ऐसे भी होते हैं ना जिनमें विधान परिषद भी होती है, जिसको हम अपर हाउस बोलते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल कितने स्टेट्स में है? ये आप सब लोगों को उत्तर देना है। यानी भैया विधानसभा आएगी तो राज्यसभा की तरह फिर विधान परिषद भी आएगी। यानी एक बात की गई है, राज्यों की जो विधान परिषद होगी, विधान परिषद के जो सभापति और उपसभापति होंगे, परिषद के सभापति और उपसभापति, आप सबने मुझे उम्मीद है बताया होगा भैया 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो वहां के जो आपका सभापति और उपसभापति उनकी भी सैलरी, तो हम कह सकते हैं आपका चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, डीसी लिख दूं कोई दिक्कत तो नहीं? चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसी को बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो सदस्य होते हैं, मैंने आपको बताया था एमएलसी, एमएलसी का वेतन बताया गया है। और साथ में आपका क्या बोले, अभी तो सभापति की बात करें, अभी सदस्यों की बात नहीं करें, सॉरी एमएलसी मैंने बोल दिया, इसके सदस्य एमएलसी होते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो आपका चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन है। तो कितने लोग हो गए यहाँ पर बताएं? 3, 2, 5 और 1, 6 हो गए। अब विधान परिषद यहाँ पर बोला केंद्र के हो गए, फिर राज्य के हो गए। ऐसे ही फिर साथ ही उच्चतम न्यायालय नोट करेंगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, सेंटर में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, यानी कि जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और फिर राज्यों में क्या होगा? आप बोलेंगे फिर भैया उच्च न्यायालय के भी होंगे। जी भैया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अर्थात जजेस ऑफ हाई कोर्ट। राष्ट्रपति केंद्र में, राज्यों में राज्यपाल। निम्न सदन केंद्र में लोकसभा और राज्य में विधानसभा। अपर हाउस जिसको हम बोलते हैं उच्च सदन राज्यसभा, राज्यों में क्या हो जाएगा? विधान परिषद। केंद्र में सुप्रीम कोर्ट, राज्य में आपका उच्च न्यायालय। और एक आता है आपका नवा, इसमें 9 व्यक्तियों का विवरण दिया गया है। कितने व्यक्तियों के बारे में, कितने बिंदुओं पर बात की गई है? 9 व्यक्ति तो नहीं कह सकते क्योंकि जज की संख्या ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पर जजों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। हम कहेंगे 9 बिंदुओं पर बात की गई है। कितने पॉइंट्स पर बात की गई है यहाँ पर याद रखेंगे? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अभी बहुत सारे नाम आपने देखे होंगे भैया इसमें आई नहीं है, तो उन सब के बारे में फिर कहां बात की गई है? उन सब के बारे में बात की जाएगी जब हम पॉलिटी को पढ़ेंगे, उनके संबंधित अनुच्छेदों में। क्या बोलेंगे? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका मतलब है कैग बोलते हैं, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ध्यान दिया आपने इस पर? तो कभी भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कितने लोगों के बारे में नहीं बताया गया है, दिखाएं आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। पढ़ के थोड़ा करने की कोशिश करना, नहीं तो अंत में फिर प्रयास करेंगे। क्या बोलेंगे आपका? जैसे यहां पर ये प्रश्न की बात हम करते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, एमपीएससी में पूछा गया, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में कुछ अधिकारियों के वेतन, भत्ते और अन्य जैसे अधिकारियों का उल्लेख है, ये तो हम पढ़ चुके। निम्नलिखित में से कौन सा उन अधिकारियों में से नहीं है? अगर आप नहीं पढ़ेंगे कि किन किन का विवरण है तो आप परीक्षा में उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो बोले विधानसभा, यानी कि भैया राज्य की विधानसभा के उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर के बारे में बताया गया। जी भैया, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर दोनों। विधान परिषद के उपाध्यक्ष, यहाँ पर क्या बोलेंगे? डिप्टी चेयरमैन आते हैं, ठीक है। उपाध्यक्ष शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने, उपसभापति शब्द इस्तेमाल होना चाहिए था परीक्षा में, तो क्या बोलेंगे भैया? होता है। कैग के बारे में बताया गया, लेकिन क्या महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया? आप कहेंगे नहीं बताया गया है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपको बहुत धैर्य के साथ में, बहुत विश्वास के साथ में पढ़ने की जरूरत है। क्लियर रहेगा आपको हमेशा साथी कि अनुसूची 2 में क्या बताया गया था। ऐसे ही फिर आती है हमारी अनुसूची 3।
अब अनुसूची 3 से भी प्रश्न पूछा जाता है कि अनुसूची 3 में किसकी शपथ के बारे में नहीं बताया गया है। तो हम सब लोगों को भैया एक बार थम्स अप करें, मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तीसरी अनुसूची, थर्ड शेड्यूल। आसान प्रश्न तो हम इसको 10 मिनट में मेमोराइज करके याद कर सकते हैं, मैं कराऊंगा भी आपको आज ही याद, ठीक है, 10 नहीं 5 ही मिनट में। लेकिन जब जटिल प्रश्न भी आएगा तो उसको भी हमको करना है, दोनों स्थितियों के लिए तैयार होना। तीसरी अनुसूची में क्या बताया गया है, क्या बोलेंगे यहाँ पर, तीसरी अनुसूची में एक शब्द लिखिए, शपथ। संवैधानिक पदों की जो शपथ होती है, जो ओथ होती है, उसको बताया गया है, ओथ को। तो शपथ किस किस की बताई गई है यहाँ पर, क्या बोलेंगे यहाँ पर, या लिख लो पहली बात, इसको पूरा ही स्टेटमेंट लिख लेते हैं, लिखें, उम्मीदवारों द्वारा, उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान, जिसको प्रतिज्ञापन भी बोलते हैं, प्रतिज्ञान। तो शपथ और प्रतिज्ञान का मतलब क्या हो गया, ओथ और अफर्मेशन, ओथ और अफर्मेशन, अफर्मेशन टू बी टेकन बाय कैंडिडेट्स, टू बी टेकन बाय कैंडिडेट्स। अब वो कैंडिडेट्स कौन कौन होंगे जो शपथ लेते हैं अपने अपने पद की, आपने अक्सर देखा होगा शपथ लेते हुए, या नहीं देखा है, हाँ या ना, बोलेंगे भाई देखा है आपने, हाँ या ना, आप कहेंगे जी भैया। इसमें 5 बिंदुओं पर बात हमको करनी होती है। इसमें पहला तो आता है जो संसद के सदस्य होते हैं, संसद और, संसद और विधानमंडलों के उम्मीदवार, मतलब केंद्र में तो संसद हो गई और राज्य में विधानमंडल हो गया कानून बनाने के लिए। अब इनके जो भी उम्मीदवार होंगे जो संसद के लिए चुने जाएं या विधानमंडल के लिए, तो क्या बोलेंगे उनको, कैंडिडेट्स फॉर, कैंडिडेट्स फॉर पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर, एंड लेजिस्लेचर। एक तो वो सदस्य शपथ लेंगे, दूसरे सदस्य संसद और विधानमंडल के जो सदस्य बन जाएंगे, संसद और जो चुनकर आ जाते हैं फिर उनकी भी शपथ होती है, संसद और विधानमंडल के सदस्य, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर। तीसरा बिंदु इसमें आता है आपका संघ और राज्य के जो मंत्री होंगे, यानी केंद्र में या फिर स्टेट में जो मिनिस्टर्स होंगे, संघ और राज्य के मंत्री, अर्थात यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर्स, यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर्स, इनकी भी क्या होती है साथी आपका, शपथ होती है। और चौथा बिंदु आता है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, न्यायाधीश, न्यायाधीश, जजेस ऑफ, एससी बोले तो सुप्रीम कोर्ट और एचसी बोले तो हाई कोर्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। और अंतिम बिंदु इसमें आता है कैग, क्या होगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक क्या बोलेंगे इनको, अभी मैंने बताया था कैग, कैग ऑफ इंडिया, कैग ऑफ इंडिया। तो तीसरी अनुसूची में क्या बताया गया है साथी, शपथ बताई गई है, कौन होंगे, जो संसद या फिर आपका विधानमंडल के उम्मीदवार हों या फिर संसद या विधानमंडल के सदस्य हों, ठीक है। तीसरा किसके द्वारा ली जाएगी, जो आपका संघ या राज्य के मंत्री हों। और चौथी बात होगी, संघ राज्य के मंत्री के अलावा चौथी बात जो होगी आपका, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होंगे। और पांचवा आपका कैग, इनकी शपथ होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, किसकी शपथ का वर्णन नहीं है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर मुझे बताना, यस और नो, क्या राष्ट्रपति साहब की शपथ का वर्णन आपने यहाँ पर पढ़ा, हाँ या ना। मतलब जिनका नाम नहीं आया फिर उनका वर्णन कहां पर है, जैसे उपराष्ट्रपति साहब का कहीं पर नाम आया, आप कहेंगे नहीं भैया। या मैं बोलूं राज्यपाल की शपथ का कहीं पर नाम आया, तो जिनका नाम नहीं आया है उनका यहां पर विवरण नहीं है। जैसे आप आर्टिकल 60 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 60 मतलब उसके संबंधित अनुच्छेद में ही जिक्र है। उपराष्ट्रपति की बात करें तो आर्टिकल 69, आर्टिकल 69, ठीक है। और राज्यपाल की बात करें आपसे, राज्यपाल की तो 159, आर्टिकल 159, मतलब उस संबंधित अनुच्छेद में ही उपबंध दिया गया, उसके बारे में जो प्रोविजन है वो कहां पर है, उनके अपने आर्टिकल में है। क्या यहां पर यह जिक्र दिया गया है, आप क्या बोलोगे, इनकी जिक्र यहां पर नहीं किया गया है, यहां पर इनकी ओथ का, इनकी शपथ का कोई जिक्र नहीं है। तो कई बार क्वेश्चन पूछेगा तीसरी अनुसूची में किसकी शपथ के बारे में प्रतिज्ञान या शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में जिक्र नहीं है, लिख सकते हैं, बोलेंगे भाई फटाफट से। सर कैग को आपने सेकंड में भी लिखा है, बेटा सेकंड में तो सैलरी है, वहां तो इमोल्यूमेंट्स एंड सैलरी की बात की हमने, वहां तो वेतन और भत्तों की बात की है। थोड़ा जागरूक होकर पढ़ना है, थोड़ा जागरूक होकर पढ़ना है, ओके। क्या बोलेंगे, इतनी बात क्लियर है, कितने बिंदुओं पर बात की भैया, 5 बिंदुओं पर। अगली बात आती है आपका फोर्थ शेड्यूल, चौथी अनुसूची में क्या बताया गया है,
मेरा सारे साथियों से हाथ और पैर जोड़कर हर कक्षा में यही अनुरोध रहेगा कि आप जब पढ़ें तो अतिरिक्त बातें ना करें। एक भाई की आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर प्रयास ही करते हैं तो कुछ सोचने का प्रयास किया करो, विषय से संबंधित कुछ आप सोच पाए, विषय से संबंधित, इसके अलावा नहीं। जैसे एक हमारे साथी सोच पा रहे हैं अंकित चंद्रवंशी जी की कैग संजय मूर्ति है, तो इसका मतलब वो टॉपिक से रिलेट कुछ सोच पा रहे हैं। ओके, चौथे में बताइए क्या है। चौथे में आप कहेंगे भैया यहाँ चौथे में बताया गया है आपका राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए क्या होता है, सीटों का आवंटन। जैसे मेरा आपसे प्रश्न रहेगा, बताइए किस राज्य में राज्यसभा के लिए सीटें सबसे ज्यादा हैं। तो राज्यसभा के लिए सीटें आप कहेंगे भैया बांटी गई हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के लिए सबसे ज्यादा 31 सीटें हैं, या मैं कहूं आपका कर्नाटक को आपका 12 सीटें दी गई हैं, या मैं आपसे कह दूं बिहार को 16 सीटें दी गई हैं, या मैं आपसे पूछूं यूनियन टेरिटरी है आपका दिल्ली को 3 सीटें दी गई हैं। तो ये सीटें किस प्रकार दी जाएंगी, ये चौथी अनुसूची में बताया गया है, उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर। जिसकी जनसंख्या ज्यादा उसके लिए राज्यसभा सीटें ज्यादा होती हैं। क्योंकि यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो यूपी में क्या होगा, राज्यसभा सीटों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। याद रखेंगे इसको, क्या बोला हमने, सीटों का आवंटन यानी एलोकेशंस ऑफ सीट्स, ठीक है, इन राज्यसभा और वेरियस स्टेट्स एंड यूटी यूनियन टेरिटरीज। तो किस जनसंख्या के आधार पर होता है ये बताएंगे सीटों का आवंटन। आज कौन सी जनगणना आप सबको पता होना चाहिए, आजाद भारत की आपके साथी जो जनगणना हुई थी पहली, वो तो 1951 में हुई थी। लेकिन कुल जनगणना की अगर हम बात करते हैं आपसे, तो जो हमारी 1971 की जनगणना थी उसको इसमें आधार माना जाता है। कौन सी सेंसस को, 1971, क्योंकि अभी परिसीमन होगा आप सबको पता होना चाहिए 2026 में। ठीक है, जो परिसीमन आयोग करता है, डेलिमिटेशन कमीशन उसको करेगा, तो वो कब होगा, 2026 में होगा। ओके, चौथी अनुसूची में क्या हो गया, राज्यसभा सीटों का बंटवारा। पांचवी अनुसूची में सोचिए क्या होगा, जो आपका फिफ्थ स्केड्यूल में क्या बताया गया है। तो पांचवी अनुसूची में बताया गया है अनुसूचित एवं, क्या बोलेंगे, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के उपबंध यहां पर बताए गए हैं। अर्थात क्या बात समझे, कैसे क्षेत्रों के लिए। अब आप सबको पता होगा कि साथी जो निम्न वर्ग हैं उसके साथ इस देश में भेदभाव रहा या नहीं रहा। आप कहेंगे जी भैया, एक मतलब कभी भी आप जब सोचे ना किसी विषय के बारे में, तो किसी जाति का होकर के नहीं सोचना है। जब आप पॉलिटी को पढ़ रहे हो, किसी धर्म का होकर आपको नहीं सोचना है, न्यूट्रल होकर सोचना है। तो सोचेंगे एक बार, तो आप कहेंगे जी भैया, तो ऐसे क्षेत्र की भाई उनके लिए एक विशेष प्रशासन, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत होगी। तो उनके लिए क्या बोलेंगे, अलग से अनुसूची बनाई गई, किनके लिए, आपका प्रोविजंस फॉर, किनके लिए उपबंध हमने आपको बताए, प्रोविजंस फॉर आपका प्रशासन और नियंत्रण, प्रोविजंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। कैसे क्षेत्रों के लिए, जो आपका स्केड्यूल्ड है और ट्राइबल है। ट्राइबल का मतलब समझते हो, जनजाति जो बहुत पिछड़ेपन का शिकार हो, बहुत पिछड़ा जीवन जो जी रहे हो, तो उन सब के बारे में कहां पर बताया गया है, पांचवी अनुसूची में। लेकिन पांचवी अनुसूची में सभी राज्यों के बारे में बताया गया है, ठीक है, सिवाय 4 राज्यों के। मतलब एक अरुणाचल प्रदेश भी आप आगे चल के जानोगे, उसको अरुणाचल प्रदेश को ना तो 5वीं में रखा गया ना 6ठी में रखा गया। जब हम आगे संविधान में पढ़ेंगे तो आप इस बात को जानेंगे। लेकिन 5वीं के अलावा 5 में क्या देखा गया आपका, 5 के अलावा कितने राज्य हैं जिनको 6ठी में रखा गया है, उनकी संख्या बताएं। तो आप कहेंगे भैया 4 राज्य ऐसे हैं 6ठी अनुसूची में। क्यों 4 ही क्यों है, मेरा प्रश्न आपसे ये है, वाई ओनली दीज 4, 6th स्केड्यूल। तो 6ठी अनुसूची में क्या बता दिया गया, असम, देखते हैं कौन इसका सबसे अच्छा आंसर देगा, कौन, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय त्रिपुरा के जनजातीय, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध, यानी प्रोविजंस अबाउट
प्रोविजंस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। लिख सकते हैं, क्या बोलेंगे? प्रोविजंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्राइबल एंड scheduled एरियाज ऑफ असम। कभी सोचा आपने, जितने साथियों ने सोचा होगा उन्होंने रिसर्च भी की होगी, अब से पहले भी जब पढ़ा होगा कि भैया 4 ही क्यों है? त्रिपुरा एंड मिजोरम। देखो ये बात समझे, अभी हाल ही में आपने सुना था कि लद्दाख में बहुत विरोध हो रहे थे। सोनम वांगचुक जो वहां पर आपका एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो पर्यावरणविद हैं, वहां पर वो एक मांग कर रहे थे कि भाई लद्दाख को विशेष राज्य अर्थात छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। ये प्रोटेस्ट उनका किस किसने देखा था? न्यूज या मीडिया के माध्यम से आपने अगर सुना हो। अब वो लद्दाख में जो मांग कर रहे थे कि भाई हमको भी छठी अनुसूची में शामिल करो, क्योंकि लद्दाख में जो साथी आपका अनुसूचित जाति का प्रतिशत है वो 97 है। लद्दाख में कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, अनुसूचित जनजाति के? तो आप कहेंगे 97%। तो ये बताया गया कि ये जो 4 राज्य है ना, इन 4 में एसटी आबादी बहुत अधिक है। लेकिन क्या सच में, जैसे कई बार पढ़ोगे कि इन 4 में वो सभी छठी अनुसूची में जिनमें 50% से ज्यादा शेड्यूल ट्राइब है, लेकिन ये सत्य नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार है, संविधान सभा में एक समिति बनाई गई थी, बोरदोलोई समिति, जिसने ये सिफारिश की थी कि सिर्फ ये 4 पूर्वोत्तर भारत के, उसका गठन इसलिए किया गया था कि पूर्वोत्तर भारत के किन राज्यों को विशेष रूप से किन्हीं उपबंधों की या स्पेशल प्रोविजंस की जरूरत है। तो कौन सी समिति है, नोट कर लेना। ये किस समिति की सिफारिश पर ये 4 जोड़े गए थे? तो वो समिति थी आपका बोरदोलोई समिति। ये असम के गोपीनाथ बोरदोलोई आप जानते होंगे, असम के सीएम रहे थे, पहले सीएम है वहां के। बोरदोलोई समिति की सिफारिश पर, ये लिख लेना, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ बोरदोलोई कमेटी। पूछा जाएगा आपसे, छठी अनुसूची में 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को जोड़ने का सुझाव किस समिति का था? अब यूं तो आप देखना, जैसे मैंने बोला 50%, असम की बात करें तो असम में अगर हम बात करते हैं कुल 12% एसटी है, यहाँ पे 12% एसटी है। हाँ, मेघालय में ये शर्त हो जाती है, मेघालय में 86% एसटी है, 86%। त्रिपुरा में कम 31% के आसपास है। मिजोरम में आप जानते ही हो 94% एसटी है, यहाँ पर 94% एसटी। तो एक तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो यहाँ पर तो एसटी ज्यादा है, तो आप कहोगे भैया इस हिसाब से तो लद्दाख की जो मांगे हैं वो सही है। लेकिन त्रिपुरा कितना, 31%, 31%। लेकिन सिर्फ आबादी नहीं कि वहां पर एसटी ज्यादा है, तो उन्होंने कहा कि जहां पर इन जनजातियों में पिछड़ापन भी बहुत ज्यादा है। अब पिछड़ापन कैसे दूर होगा? तो इनको कुछ सख्तियां दी गई हैं। ये 4 राज्य जो हैं ये अपने यहाँ एडीसी का गठन कर सकते हैं। लिखना, यहां पर क्या हो सकता है, ये लिखना, ये 4 राज्य। अच्छा मैं आपसे पूछूं, पॉलिटी का एक बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, हमारे देश में टोटल एडीसी कितनी है? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, स्वायत्त जिला परिषदों की संख्या हमारे देश में कितनी है? बड़ा अच्छा प्रश्न सीडीएस ने पूछा था। ये 4 राज्य अपने यहां एडीसी बना सकते हैं। अपने यहां क्या? एडीसी। एडीसी बोले तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसको हम बोलते हैं स्वायत्त जिला परिषद। स्वायत्त का मतलब स्वतंत्र, जिला परिषद। आया भाई किसी का आंसर, एडीसी हमारे देश में कितनी है? कई दोस्तों ने लिखा 11 है, कई ने लिखा 4 है, किसी ने 94 लिखा है, कई साथियों ने बड़ा ईमानदारी से उत्तर दिया है पता नहीं। और जब तक हमको किसी चीज के बारे में पता नहीं हो तब तक हमको उत्तर नहीं देना है, क्योंकि साथी आप जानते होंगे जो ये आपका ब्रेन है, इस ब्रेन में कौन सा एक कॉन्शियस माइंड है। आप जिस चीज को जितनी बार बोलेंगे एक जगह बना ली। आपने अभी बोला 94, तो 94 एक स्पेस बन गया इसमें। वही चीजें हमको कंफ्यूज करती हैं, क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड से बार बार टकराती है, इसीलिए कंफ्यूजन होता है। इसलिए हमेशा ये तय करो, जब तक किसी चीज के बारे में आप नहीं जानते हैं तो अनावश्यक उत्तर नहीं देंगे। परफेक्ट जो आंसर आएगा उसी को मस्तिष्क में बिठाएंगे, और बेहतरीन मेमोरी बनाने का यही एक तरीका है। ओके, तो एडीसी की अगर हम बात करते हैं, देखो एडीसी होती क्या है, आसान से शब्दों में समझो कि भाई ये पिछड़े हुए हैं। इन्होंने बोला, बोरदोलोई समिति ने, 4 राज्य पिछड़े हुए हैं और इन 4 राज्यों का उत्थान कैसे हो, क्योंकि वहां पर जो जनजातियां बहुत पिछड़ी हुई हैं। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, शायद सरकार इनकी अनदेखी कर दे, केंद्र सरकार इन पर नजर ना पहुंचा पाए, या राज्य सरकार भी इनके विकास के लिए काम ना कर पाए, कुछ अथॉरिटीज इनको दे देते हैं खुद को। कौन सी अथॉरिटीज होंगी वो? तो एडीसी के पास जो कुछ अथॉरिटी होती हैं, कुछ जो शक्ति होती है इनके पास में, कुछ पावर्स इनको दे दी जाती हैं। जैसे अपने यहाँ कृषि को लेकर के, अपने यहाँ के प्रशासन को, अपने यहाँ की भूमि को लेकर के, अपने यहाँ के वन को लेकर के,
जो वन है वहां की पुलिस को लेकर के, वहां के स्वास्थ्य को लेकर के ये अपने आप लॉ मेकिंग कर सकते हैं। और सरकारें अगर ध्यान नहीं भी देंगी तो ये एडीसी क्या करेंगी, वहां पर एडीसी और एडीसी की हेल्प के लिए वहां पर होती है आरसी, रीजनल काउंसिल्स भी होती हैं, क्षेत्रीय परिषद भी होती हैं, तो वो क्या करेंगी, अपना खुद का ध्यान रख पाएंगे। ये ठीक किया या नहीं किया, हाँ या ना, आप कहेंगे जी बिल्कुल। इसीलिए तो सोनम वांगचुक लद्दाख में ये बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई जो केंद्र सरकार है वो हमारी चीजों पर ध्यान नहीं दे रही है, और हमको भी छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की तरह शामिल करो। हमारे यहाँ भी जनजाति पिछड़ी हुई है, हमारे यहाँ ग्लेशियर पिघल जाते हैं, और ग्लेशियर पिघलने की वजह से अक्सर बाढ़ आ जाती है, और यहाँ का जो जीवन है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब यहाँ पर जीवन मुश्किल हो जाता है तो सरकारें यहाँ पर ध्यान नहीं देती, यानी नजरअंदाज हमको करती हैं। इसीलिए हमको भी एडीसी बनाने का, या बोले क्या हमको भी छठी अनुसूची में शामिल किया जाए, तब वो भी एडीसी बना पाएंगे और स्थानीय रूप से अपनी चीजों को, अपनी संपदाओं को, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख पाएंगे। यानी वहां के जो रिसोर्सेज हैं, जो कल्चर है, वो बचना चाहिए। बात समझ में आई, एडीसी क्यों बनाई जाती है। अब बात आती है देश में एडीसी कितनी है, तो 4 राज्यों में कुल 10 एडीसी हैं, लिख लेना। कुल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मैं बात करूं, कुल एडीसी कितनी है आपका, तो कुल एडीसी आपका 10 है। कितनी है, 10। जिसमें त्रिपुरा में तो सिर्फ 1 है, असम, मेघालय और मिजोरम तीनों में 3-3 है। जैसे मैं बात करूं आपको और विस्तार से, अगर मैं असम असम की बात करें, असम में कितनी एडीसी है, 3 एडीसी है। असम में कौन कौन सी है, एक तो बोडो एडीसी है, बोडो नाम से है यहाँ पर, ठीक है। एक आपका दीमा नाम से है, दीमा नाम से, और एक कार्बी नाम से है, कार्बी आंगलोंग नाम से है। जैसे हम बात करते हैं आपका मेघालय की, मेघालय में भी 3 एडीसी हैं आपका। मेघालय में कौन सी, भाई गारो, खासी और जयंतिया, यहाँ पर ही जनजाति रहती है इनकी पहाड़ियों में। गारो, खासी और जयंतिया नाम से है, यानी गारो हिल्स एडीसी बोलते हैं उसको। क्या बोलेंगे, गारो हिल्स एडीसी, गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद, खासी पहाड़ियां स्वायत्त जिला परिषद यानी खासी हिल्स एडीसी, और जयंतिया हिल्स एडीसी। ऐसे ही साथ ही मिजोरम में भी 3 एडीसी हैं हमारे देश में। मिजोरम का ख्याल जो रखें, तो मिजोरम के साथ ही संस्कृति और वहां की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या बोला, चकमा एडीसी है यहाँ पर, और लाई और मारा। चकमा दे करके मुझको लाई और मारा, जोर से चकमा दे के ला के और मारा। और त्रिपुरा में सिर्फ त्रिपुरा नाम से एक ही है, आसान है, मुझे लगता है ये कठिन नाम नहीं होंगे, ठीक है। चकमा दे के लाई और फिर मारा जोर से। त्रिपुरा में त्रिपुरा, ये मेघालय की 3 पहाड़ियां तो बहुचर्चित हैं, सब इनको जानते हैं, गारो, खासी हिल्स, जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। इन्हीं पहाड़ियों में मासिन राम पहाड़ियां हैं, तो जब वहां पर बरसात होती है तो वहां के लोगों का जो जीवन है वो सामान्य नहीं रह जाता है, वहां के लोगों का जीवन सामान्य नहीं रह जाता है। तो इसीलिए क्या बनाई गई है, एडीसी। एडीसी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, एडीसी का कॉन्सेप्ट क्लियर है साथी। अब बात आती है जब एडीसी बनेगी तो एडीसी में सदस्य कितने होंगे, कहीं नोट बना के लिखना। एडीसी में एडीसी में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अर्थात स्वायत्त जिला परिषद में कुल 30 सदस्य होते हैं। कितने, 30 सदस्य, जिनमें से साथी वहां के लोकल लोगों के द्वारा 26 तो वोटिंग से चुने जाते हैं यानी सार्वभौमिक वैस मताधिकार, और 4 जो होते हैं उस स्टेट के गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। उस स्टेट का गवर्नर क्या करता है, उनको अपॉइंट कर देता है, अपॉइंट अर्थात नॉमिनेट कर देता है, नियुक्त कर देता है। राज्यपाल द्वारा 4 होंगे, 30 सदस्य होंगे, ये बात हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। और याद रख लेना, एडीसी की जो शक्तियां हैं, नोट करें, एडीसी की जो शक्ति हैं, अब कभी देखें एडीसी अगर काम ठीक से ना करे, ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई वहां के लोकल लोग ऐसा करें कि वहां के जो आपका शक्तियां उनको अपने अंदर में लेके कुछ गलत प्रयोग उनका करें। तो एडीसी की शक्ति के निलंबन का अधिकार, उनकी जो शक्तियां हैं, जो पावर्स के सस्पेंशन का राइट है, वो किसके पास होता है, वो उस स्टेट के राज्यपाल के पास होता है। निलंबन का जो अधिकार होगा, यानी राइट टू सस्पेंशन द पावर्स ऑफ एडीसी, ये किसके पास होता है, राइट टू सस्पेंशन द पावर्स ऑफ एडीसी, ये किसके पास होगा, ये गवर्नर के पास में होगा। जिस स्टेट में, जैसे त्रिपुरा में, तो यहाँ पर त्रिपुरा के गवर्नर के पास में, चकमा लाई मारा का मिजोरम के गवर्नर के पास में, गारो, खासी, जयंतिया मेघालय के गवर्नर के पास में, और बोडो, दीमा दीमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग जो है ये, तो यहाँ पर किसके पास में होगा, ये असम के गवर्नर के पास में। थम्स अप करें एक बार, बात क्लियर है, बोलेंगे एक बार। अभी दोस्त हम पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम एक ही बार में सारी बात कर देंगे तो फिर चीजें आपका उलझ जाएंगी, फिर शायद आप ही समझ में उसको चीजों को नहीं ला पाएंगे। अभी हमको क्रम से जानना है उसको। अभी हम जान रहे हैं छठी अनुसूची में क्या प्रावधान दिए गए हैं, बाद में हम जानेंगे एडीसी की फंक्शनिंग जब हम आगे चलते रहेंगे। एक ही दिन में आप सब कुछ नहीं जान सकते हो, और ना मैं आपको साथ ही बता सकता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए माफ करेंगे। फिर आती है आपका कौन सी, 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल। 7वीं अनुसूची में क्या बताया गया है, 7th शेड्यूल में क्या बताया गया है, तो यहां पर क्या बताया गया है आपका, याद रखना, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, शक्तियों का बंटवारा। अब केंद्र और राज्य के बीच में अगर शक्तियों का बंटवारा होगा, लिखें, तो कितनी सूचियों के माध्यम से होता है, सोचिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन
सेंटर एंड स्टेट। और ये होता है आपका किसके माध्यम से? एक तो संघ सूची, कि भाई संघ सूची में जो भी सब्जेक्ट होंगे, संघ सूची अर्थात यूनियन लिस्ट, और यूनियन लिस्ट में जो कुछ भी आएगा उस पर कानून कौन बनाएगा? तो एक पावर दी गई यूनियन को, अर्थात सेंटर गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, सेंटर अर्थात केंद्र के पास इस पर कानून बनाने की शक्ति होती है। संघ का अर्थात यही हुआ। जो राज्य सूची होगी, ऐसे जितने भी विषय होंगे जो राज्य सूची में रखे गए अर्थात स्टेट लिस्ट में रखे गए, उन पर कानून कौन बनाएगा? तो आप कहेंगे स्टेट लिस्ट में जो भी होंगे उन पर कानून बनाएगा आपका राज्य अर्थात स्टेट। और तीसरी सूची क्या बोलेंगे? तीसरी रखी गई आपका समवर्ती सूची, थर्ड। समवर्ती सूची कहां से लिया था हमने समवर्ती सूची को? कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, जरा आंसर करें। तो जो समवर्ती सूची अर्थात कॉन्करेंट लिस्ट है, याद है थर्ड मतलब ट्रे, ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया, कॉन्करेंट लिस्ट। अब इस पर कानून कौन बनाएगा? तो आप बोलोगे केंद्र और राज्य दोनों, यानी कि बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से करूंगा कि कोई एक ऐसा विषय है जो समवर्ती सूची में है, जैसे कि हम मान लेते हैं शिक्षा, एजुकेशन, शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में है। अगर शिक्षा पर कानून, क्योंकि दोनों का अधिकार है, मान के चलिए केंद्र ने भी कानून बना दिया और राज्य ने भी कानून बना दिया, तो किसका कानून मान्य होगा? भाई दोनों ही कानून बना सकते हैं, और शिक्षा पर एक कानून केंद्र ने भी बना दिया और उसी प्रावधान पर एक कानून आपका राज्य ने भी बनाया, तो किसका कानून मान्य होगा? तो सेंटर का। बहुत बढ़िया, यानी केंद्र का कानून जो है वो मान्य रखता है। संघ सूची में साथी कितने विषय रखे गए हैं? तो यहाँ पर आपका 100 विषय है। कितना? 100 विषय। लेकिन जब ओरिजिनल लिखा गया था तो मूल विषय थे आपका, मूल थे 97। ये हम बात कर रहे हैं वर्तमान की, एट प्रेजेंट। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम कर रहे हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं अभी? तो राज्य सूची में जो विषय हैं वो है 61 सब्जेक्ट, 61 सब्जेक्ट हैं इसमें। लेकिन पहले कितने होते थे? 66 होते थे। कितने होते थे? 66। तो क्योंकि यहाँ पर 5 कम कर दिए गए, और वो 5 कहाँ पर बढ़ा दिए गए? समवर्ती सूची में। तो समवर्ती सूची में जो पहले 47 हुआ करते थे, क्या बोलेंगे, जो यहाँ पर 5 विषय और बढ़ा दिए गए, तो यहाँ पर कितने हो गए आपका? पहले 47 थे और अभी 52। ये हम जब पढ़ेंगे इसको राज्यों की शक्तियों को, तो हम बहुत विस्तार से जानेंगे कि वो 100 विषय कौन से हैं। ठीक है, क्योंकि अभी उसकी बात यहाँ पर हम नहीं करेंगे, अभी हम जान रहे हैं कि अनुसूचियों में क्या है। तो ये बात समझ में आई? 7वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण है और इंपोर्टेंट मार्क करेंगे। 8th शेड्यूल, 8वीं अनुसूची में क्या बताया गया है? 8वीं अनुसूची, एक छात्र को बहुत एकाग्र होना चाहिए, जिस भी चीज को वो पढ़े तो बहुत शिद्दत के साथ में पढ़े। 8th 8th शेड्यूल में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है संविधान द्वारा मान्य प्राप्त भाषाएं, या हम कह सकते हैं संविधान द्वारा मान्य भाषाएं। कितनी भाषाएं हैं जो संविधान द्वारा मान्य हैं? मान्य भाषाएं, मतलब संविधान मान्य का मतलब ही क्या हुआ कि भाई संविधान उनको क्या देता है? मान्यता देता है। यानी कि लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय, लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, तब कितनी भाषाएं थी? तो मूल भाषा जो थी वो 14 थी। याद रख लेना, जो ओरिजिनल लैंग्वेजेस थी उस टाइम पे आपका, तो मूल भाषा थी आपका कितनी? 14। अब 14 कौन कौन सी थी? और अगर मैं बात करूं वर्तमान में भाषा कितनी है? 8 बढ़ गई भैया। वर्तमान भाषा जो है जिनको मान्यता प्राप्त है, तो आप कहेंगे वर्तमान हो गई है 22। यानी अब 22 लैंग्वेज को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड करता है। अब देखो ये 14 कौन कौन सी थी, तो इनको याद करने का आसान सा तरीका आपको आज ही बोलनी है सारी। तो सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? हमारी आदि जननी, जिसको सब भाषाओं की माता कहा जाता है, संस्कृत। क्या बोलोगे? संस्कृत। और उत्तर भारत में ऊपर से शुरू करें, कश्मीरी। कश्मीरी भी मत याद करो यहाँ पर, और आसान तरीके से याद कराते हैं। संस्कृति रखेंगे याद, हिंदी और उर्दू। याद रख लेना, हिंदी और उर्दू आपका, इससे जन्मी हिंदी संस्कृत से। अब कुछ स्टेट के नाम पर याद रखो जो भाषाएं, गुजरात के नाम पर गुजराती, कश्मीर के नाम पर कश्मीरी। क्या बोलेंगे? कश्मीर के नाम पर कश्मीरी। उड़ीसा के नाम पर उड़िया। सोचो जो स्टेट के नाम से हैं, उड़िया। पंजाब के नाम पर पंजाबी। पहले उत्तर भारत की सोचनी है, शर्त ये है पंजाबी। और पूर्वोत्तर भारत में सोचिए फिर आपका, इसके बाद में बांग्ला, और बांग्ला के बाद में आपका, बांग्ला के बाद में आपका असम से असमिया। असमिया। कितनी भाषाएं हुई? बोलेंगे भी साथी कितनी भाषाएं हुई आपका? तो हम कहेंगे ये हुई हमारी भैया 5 और 4 9, यानी 5 भाषाओं की और आवश्यकता है। तो 5 भाषाओं में फिर दक्षिण भारत की तरफ हमको चलना पड़ता है, और दक्षिण भारत की तरफ जैसे ही हम चलते हैं तो महाराष्ट्र से पहली आती है आपका कौन सी? देखें थोड़ा अलग लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। मराठी। मराठी से भी नीचे की तरफ आप चलेंगे तो कौन कौन सी भाषाएं आती है? तमिल। तमिल तमिलनाडु से। और फिर तेलुगु जो कि आंध्र प्रदेश की है, तेलुगु। और कर्नाटक की जो साथी आपका कन्नड़ है, और केरल की मलयालम। कितनी भाषाएं हो गई टोटल बोले? जिन साथियों को नहीं पता है तो जान लें, मलयालम कहाँ पर बोली जाती है आपका? केरल में। कन्नड़ कर्नाटक में, तेलुगु आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, और तमिल ये तमिलनाडु में। ठीक है,
इतनी भाषाएं होगी, टोटल 18 हो गई जी भैया, 18 भाषाएं। याद रख लेना, ये 4 जो भाषाएं हैं मुख्य रूप से इन्हीं को हम बोलते हैं द्राविड़ भाषा। द्राविड़ का मतलब साउथ इंडिया की भाषा। द्राविड़ लैंग्वेज किनको कहा जाता है? पूछा कई बार एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी है जो द्रविड़ भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? द्रविड़ का मतलब है जो दक्षिण में बोला जाए, जैसे कर्नाटक में एक तुलु लैंग्वेज बोली जाती है, तो तुलु लैंग्वेज कहाँ की हुई? वो द्रविड़ की हुई है। तो 80 से 90 भाषाएं, लेकिन जो रिकॉग्नाइज्ड हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ये कैसी हैं? ये द्रविड़ भाषाएं हैं भैया, याद रखेंगे। अब बात आती है, तो ये तो हुई हमारी 14। अब इन 14 में कौन सी जोड़ी गई? एक बार आंखें बंद करिए अपनी और जरा बोलने का प्रयास करिए। सोचिए, आदि जन्मी कौन सी? संस्कृत। संस्कृत से जन्मी हिंदी। हिंदी के समान पे आपका संस्कृत, आपका संस्कृत हिंदी हो गया, और हिंदी के जैसी ही बोलेंगे भैया। हिंदी समझ लीजिए ऐसे हिंदुओं की भाषा हो गई, उर्दू ऐसे समझ लीजिए मुस्लिमों की भाषा होगी। तो हिंदी और उर्दू हो गए, और इसके बाद में ऊपर स्टेट से शुरू करिए। कश्मीर हो गया, पंजाबी हो गई आपका, कश्मीरी हो गई कश्मीर से, पंजाब से पंजाबी हो गई, उड़िया हो गई आपका, मैंने आपको बताया। असमिया हो गई आपकी, क्या हो गई? असमिया हो गई, ठीक है। बंगाल से बांग्ला हो गई, महाराष्ट्र की मराठी हो गई, और आपका 4 कौन सी हो गई? 4 हो गई जो द्रविडियन है, तमिल तेलुगु। तमिल तेलुगु आपका, कन्नड़ और मलयालम। ऐसे कैटेगरी बना के याद रखोगे तो हमेशा याद रहेंगी। यहाँ पर मुझे बताइए, क्या इनमें राजस्थानी है या अंग्रेजी है? तो हमेशा जब कभी क्वेश्चन पूछा जाता है ना दोस्तों, ऐसे ही पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता प्राप्त भाषाओं में नहीं है? अक्सर आपको राजस्थानी और अंग्रेजी का नाम लिखा मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हम बोलेंगे भैया 8 कब जोड़ी गई आपका? तो 8 में जोड़ी गई आपका, याद रख लेना, 21वां संविधान संशोधन हुआ, 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 में, इससे जोड़ा गया सिंध क्षेत्र की जो सिंधी है, सिंधी। 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अर्थात संविधान संशोधन। इसके बाद में दोस्त आपका 71वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, वो हुआ आपका कब? 1992 में। इसमें जोड़ी गई नमक। नमक का मतलब क्या है? नमक का मतलब है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कोंकणी जो गोवा में बोली जाती है, कोंकण क्षेत्र में। कोंकण क्षेत्र कहाँ पर है? पूछा कोंकणी बोली कहाँ पर बोली जाती है, तो क्या बोलेंगे? गोवा में बोली जाती है जी। और इसके बाद में आपका 92वां संविधान संशोधन, 92वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जो 2003 का है, 2003 का। तो उसमें कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? कुल 4। महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, क्या बोलेंगे? मैथिली, एम से मैथिली, मैथिली संथाली, मैथिली संथाली, डोंगरी कश्मीर वाले क्षेत्र में, और असम की बोडो। डोंगरी और बोडो, कितनी भाषाएं होगी साथी आपका? तो एक तो यहाँ पर 3, इसके लिए लिख लीजिए नमक, ने, मैं, के, और इसके लिखिए महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला। मैथिली संथाली डोंगरी और बोडो। ओके, मैथिली संथाली डोंगरी और बोडो। तो पहले सिंधी, फिर नेपाली मणिपुरी कोंकणी, और फिर मैथिली संथाली डोंगरी और बोडो जोड़ी गई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहाँ तक की बात में बताएं, सारे दोस्त बताएंगे यहाँ तक कोई परेशानी। तो 8वीं के बाद में फिर जोड़ी गई आपका 9वीं अनुसूची। अच्छा, यहाँ पर देखो एक चीज और आती है मुझे ध्यान, जब कभी भी हम भाषाओं की बात करें तो ये भाषाएं किसकी हैं? संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। लेकिन एक कभी भी कंफ्यूज मत होना, एक पूछी जाती है शास्त्रीय भाषाएं। मैं आपसे पूछूं हमारे देश में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो कभी भी आंसर पता चले कि ध्यान से नहीं पढ़ा है और 22 लिख दिया। तो शास्त्रीय भाषाएं वो होती हैं, इनको भी कहीं किनारे पर लिख लीजिए। शास्त्रीय भाषाएं वो होती हैं जिनमें हमारे शास्त्र लिखे गए थे। तो शास्त्रीय भाषाएं कितनी है हमारे देश में भैया? 11 हैं। 6 नहीं कहना, अभी हाल ही में आप करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे, 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा माना गया। तो अब 6 नहीं, अब लिखेंगे 11। इसमें पूछा जाता है सबसे पुरानी जो शास्त्रीय भाषा है वो कौन सी है? तो बोलेंगे तमिल। तमिल भाषा शास्त्रीय भाषा है कब की? 2004 की, 2004 में। संस्कृत रिकॉग्नाइज की गई थी आपका क्लासिकल क्या बोलेंगे इनको? क्लासिकल लैंग्वेज। क्लासिकल लैंग्वेज संस्कृत कब बनी थी दोस्त आपका? तो संस्कृत अगले वर्ष 2005 में। तेलुगु और कन्नड़ एक साथ बनी थी, तेलुगु और कन्नड़ ये दोनों थी आपका 2008 की। कब की? 2008, दोनों एक साथ बनी थी आपका। मलयालम जो केरल की है, मलयालम वो 2013 में। और आपका मलयालम हो गई, एक बची हाँ उड़िया। उड़िया आपका, उड़िया बनी थी 2014। अब से पहले क्वेश्चन पूछता था एसएससी, सबसे नई शास्त्रीय भाषा, तो उड़िया उत्तर होता था। और सबसे पुरानी ओल्डेस्ट क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है? क्लासिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, क्लासिकल शास्त्रीय भाषा जिसमें शास्त्र लिखे गए हों। जैसे तमिलनाडु के शास्त्र लिखे गए ना बहुत सारे, आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे तमिल संगम। तो तमिल संगम के दौरान बहुत सारे आपका ग्रंथ लिखे गए। तिरुकुरल जैसा ग्रंथ लिखा गया, तमिल व्याकरण जैसा, शिल्पाधिकारम जैसी पुस्तकें लिखी गई, मणिमेखले जैसी पुस्तक लिखी गई, तो वो तमिल की चर्चित पुस्तकें हैं। ऐसे ही 2024 में रिकॉग्नाइज किसको किया गया है? मराठी। एक तो मराठी भाषा को, एक बौद्ध धर्म की जो भाषा थी पाली, जैनों की जो भाषा थी प्राकृत, जैनों की जो भाषा थी प्राकृत आपका, और असमिया, असमिया लैंग्वेज को भी अब शास्त्रीय माना गया है, और बंगाली। ये सब रिकॉग्नाइज हुई आपका कब? 2024 में। तो इसको कहीं किनारे पे हमेशा याद रखेंगे ना, नोट कर लिया भैया एक बार बताएं।
तो 8वीं अनुसूची में तो 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं कौन सी हैं? वो आपका मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। लेकिन शास्त्रीय भाषाएं भारत सरकार द्वारा कितनी हैं? वो 11 हैं। जिसमें सबसे पुरानी कौन सी है? तो पूछा जाता है तमिल है। और किस वर्ष में तमिल को शास्त्रीय भाषा चुना गया था? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अब आएंगे 9वीं अनुसूची पर। तो पूछा जाएगा 9वीं अनुसूची में क्या है, आप बताएंगे। मैंने आपको बताया किससे जुड़ी थी, पहले तो ये बताएं भैया। पहले संविधान संशोधन से, पहला ही जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ वो उसके लिए किया गया था। तो क्वेश्चन बनेगा आपका 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची अर्थात आपका जो 9th शेड्यूल है, 9th शेड्यूल में क्या बताया गया है? तो यहाँ पर जो बात की गई है ना दोस्त, याद रखना ये किसके द्वारा जोड़ी गई थी, तो इसका आर्टिकल पूछा जाता है। तो उस समय एक आर्टिकल जोड़ा गया था, आर्टिकल 31B द्वारा जोड़ी गई, द्वारा इसको जोड़ा गया था, एडिड बाय आर्टिकल 31B। और कब जुड़ी थी? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, 1951 के द्वारा इसको जोड़ा गया। अब यहाँ पर क्या बात की गई? दो चीजों के लिए कि भाई एक तो क्या हुआ था, भूमि सुधार, जितने भी भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म्स के लिए, लैंड रिफॉर्म्स के लिए, क्योंकि सरकारें यहाँ पर गड़बड़ कर रही थी बहुत सारी। और आपका दूसरा क्या किया गया यहाँ पे, जमींदारों का जो उन्मूलन था, जमींदार जो लोगों को परेशान कर रहे थे, जमींदारी उन्मूलन के लिए, यानी अबोलिशन ऑफ जमींदारी, अबोलिशन ऑफ जमींदारी, जमींदारी। ठीक है। और तीसरी चीज यहां पर क्या हुई, तीसरी महत्वपूर्ण बात सुनना। अब दरअसल में क्या होता था कि बहुत सारे मामलों को सरकार क्या करती थी कि भाई किसान जो है आपका विरोध ना करे जमीन जैसे मामलों पर। आप लोग जानते होंगे संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन उसको कब खत्म किया गया? आप कहेंगे भैया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा खत्म किया गया। तो यानी ये संशोधन तो 1951 का है। तो हम तब की बात कर रहे हैं जब संपत्ति एक मौलिक अधिकार हुआ करता था। बात समझ में आई? यस और नो? जी भैया। तो हम उस समय की बात कर रहे हैं। तो संपत्ति मौलिक अधिकार, तो व्यक्ति क्या करता था, उसके लिए कोर्ट के दरवाजे खटखटाता था जब उसका मौलिक अधिकार होता था। तो सरकारों ने यहाँ पर क्या बोल दिया था कि जो भी 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आएगा उसकी कानूनी समीक्षा नहीं की जा सकती, यानी उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। लेकिन इसके बाद में आपको पता होगा एक केशवानंद भारती वाद है, किस वर्ष का? 1973 का। केशवानंद भारती वाद में कोर्ट ने यहाँ पर ये जजमेंट सुनाया कि आपका 1973 के बाद की जो चीजें हैं उनकी कानूनी समीक्षा की जा सकती है, ताकि सरकारों पर एक रोकथाम की जा सके। क्योंकि 1973 का मामला मैं कब की बता रहा हूँ, वो भी 1978 से पहले है। उस समय भी 1973 में भी संपत्ति मौलिक अधिकार हुआ करता था, हाँ या ना? जी भैया। तो यहाँ पर ये दो पॉइंट्स है, दो बिंदु हैं, इनको याद रखेंगे। क्या क्या बोलेंगे? इसमें रखे कानूनों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है या नहीं? इसमें रखे जो कानून हैं उनकी मुझे बताइए, छोटे से शब्दों में लिखें, न्यायिक समीक्षा, यानी कि उनका जुडिशियल रिव्यूड किया जा सकता है उनको या नहीं? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल उनकी न्यायिक समीक्षा जो है करने की बात नहीं है, यानी उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर मैंने आपको बताया ये प्रावधान यहाँ पर था कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था। और यहाँ पर फिर एक बात आई, केशवानंद भारतीवाद। ये हमको बहुत विस्तार से पढ़ना पड़ेगा आगे चल के, क्योंकि अभी जब हम जानेंगे कि भाई इससे क्या क्या प्रोविजंस हुए थे, केशवानंद भारतीवाद। तो ये वाद है आपका 24 अप्रैल 1973 का, 24 अप्रैल 1973। इसमें क्या कहा गया? 24 अप्रैल 1973 यहाँ पे जजमेंट आया था कि बाद के कानूनों की समीक्षा की जा सकती है, कि बाद के भारत सरकार जो भी कानून लाएगी कानूनों की समीक्षा हो सकती है। तो इनकी समीक्षा हो सकती है या नहीं? आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो पहले के जो कानून है 1973 के पहले जो थे, जिनको भूमि सुधार में जोड़ दिया गया, उनकी तो समीक्षा नहीं हो सकती थी, लेकिन इसके बाद के कानूनों को रिव्यू किया जा सकता था। बात क्लियर है? यहाँ पर एक बात और है 9वीं अनुसूची में, क्या बात की गई कि इसके अंतर्गत, 9वीं अनुसूची के अंतर्गत, याद रख लेना मैंने क्या बात आपको समझाने का प्रयास किया, इसके अंतर्गत कोई भी अधिनियम बने, 9वीं अनुसूची के अंतर्गत कोई भी एक्ट बनेगा, कोई भी जो अधिनियम है, यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, क्या कर रहा है? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे, 9वीं अनुसूची के अंतर्गत बना कोई भी अधिनियम यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करे तो वह क्या हो जाएगा? अमान्य हो जाएगा। उल्लंघन करे तो वह अमान्य हो जाएगा। क्या बोलेंगे? अमान्य, मतलब ऐसा कोई भी एक्ट आपका क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। लिख लीजिए, शैल बी इनवैलिड इफ इट वायलेट्स सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दी हमने, इफ इट वायोलेट्स एनी फंडामेंटल राइट। बात समझ में आई दोस्त? एक बार थम्स अप करें और फिर हम अपना खात्मे की तरफ चलेंगे, फिर एक बार हम इनको ट्रिक से याद करेंगे सबको। ये बात समझ में आई कि किसके पहले 1900 क्या बोलेंगे 1973 के पहले के जो थे उनकी तो न्यायिक समीक्षा नहीं हो जा सकती है, जो भी मामला शामिल हो गया। लेकिन इसके बाद का जो भी 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया उस पर अगर पूछे कि सरकार ने जो है जनता की अनदेखी करी है तो उसको क्या बोलेंगे? रिव्यू किया जा सकता है, उस पर जो फैसला आया उसको बदला जा सकता है।
छोटी सी बात है 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची पर आएंगे। 10वीं बताती है क्या? 10वीं अनुसूची 10th स्केड्यूल क्या बताती है? 10th स्केड्यूल कब जोड़ी गई थी भैया? मैंने आपको बता दिया। तो आप कहेंगे भैया 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 से इसको जोड़ा गया। देखो होता क्या था, इससे पहले होता था कि व्यक्ति जिस पार्टी से चुनाव लड़ते थे वो जीत जाते थे उससे, और फिर क्या करते थे, पार्टी बदल लेते थे अपनी, यानी कि दूसरी पार्टी में चले जाते थे पैसे के लालच में। और इससे अक्सर क्या होता था, जिस सरकार का बहुमत होता था जो मेजोरिटी में होती थी, अब उसके मेजोरिटी का मतलब ही क्या होता है कि उसके पास उस सदन में सदस्य हैं। अब कल को वो सदस्य ही अगर चले जाएं तो मेजोरिटी किसके पास चली जाएगी? किसी और के पास। तो पैसे में बहुत खरीद फरोख्त होती थी। अब पता चले कि सरकारें गिर जाती थी इससे, और वो सरकारें इतनी ज्यादा गिरने लगी भारत के राज्यों में, ठीक है। और क्या बोलेंगे, इसीलिए फिर लाया गया एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसको हम बोलते हैं कि भाई दल विरोधी, ये आप राजनीतिक पार्टियों को पढ़ेंगे तो तब इसकी व्याख्या हम करेंगे वहां पर। दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून, क्या बोलेंगे इसको? एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। यानी दल बदल कानून लाया गया एंटी डिफेक्शन को। 11वीं अनुसूची में साथी, 11th शेड्यूल में 11वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में रखा गया है आपका जो 11th शेड्यूल है हमारा, 11वीं अनुसूची में रखा गया है आपका, क्या बोलेंगे, इसमें रखे गए हैं भैया 29 विषय, 29 सब्जेक्ट्स। और इसको जोड़ा गया था आपका, मैंने बताया था 73वां, सीए लिख देता हूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होती भैया, समझ जाते हो ना। सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक संशोधन। तो 73वें संवैधानिक संशोधन से इसको जोड़ा गया है 1992 में। अब 29 विषय भैया किसके रख दिए गए? तो 29 विषय इसमें रखे गए पंचायती राज के, पंचायती राज, पंचायती राज को जोड़ा गया, जो गांव है उस स्तर पर, यानी कि भी पंचायतों के पास भी शक्ति होनी चाहिए। यानी हम कह सकते हैं पंचायतों को, ग्राम पंचायत होती है ना, ग्राम प्रधान चुने जाते हैं कि भाई जो विकास होगा अगर गांवों तक सरकार की नजर नहीं है तो वहां पंचायती राज डेवलप करते हैं। पंचायतों को शक्तियां, प्राधिकार एवं जिम्मेदारियां, इसकी बात वहां पर की गई है। पंचायतों को 11वीं अनुसूची के द्वारा क्या दिया गया है? शक्तियां दी गई हैं, यानी कि पावर्स, उसको प्राधिकार अर्थात अथॉरिटीज, एंड एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी गई हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू, या टू नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत, पंचायतों की है ना, ऑफ पंचायत। तो पंचायतों को शक्ति दे दी गई। किन विषयों पर शक्ति दी गई? वो 29 विषय हैं, ठीक है, इसको भी जानेंगे हम। फिर आती है हमारी 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची आप बताइए, 12वीं अनुसूची का संबंध, 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी पहले ये बताइए। जो 12th शेड्यूल है और यही हमारी अंतिम अनुसूची है। जो आपका 12वीं अनुसूची है इसमें कितने विषय जोड़े गए भैया? 18 विषय इसमें जोड़े गए, और ये जोड़ी गई थी आपका 74वें संविधान संशोधन से। 18 सब्जेक्ट इसमें जोड़े गए, और 74वें संविधान संशोधन लिख लिया करो, 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसको जोड़ा गया। और विषय क्या रखा गया? नगर पालिका। क्या? नगर पालिका। जैसे वहां पर ग्राम पंचायत को दी गई ना शक्तियां, ऐसे ही नगर पालिका को शक्ति देने की बात। आपसे मेरा प्रश्न ये है कि मुझे बताइए आपका कि नगर पालिका जो है आपका, भारत की पहली नगर पालिका कौन सी है? या हम बात करें जिसको आपका भारत का पहला नगर निगम भी आप कहते हैं, नगर पालिका को शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारी एवं जिम्मेदारी, यानी कि हम कह सकते हैं पावर, पावर्स, अथॉरिटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू या ऑफ म्यूनिसिपल्स। म्यूनिसिपल किसको बोलते हैं? आप कहोगे भैया नगर पालिका को, मतलब नगरों में, गांवों में गांव पंचायत यानी कि पंचायत होगी। और जो नगर हैं, आपने अक्सर देखा होगा अपने कस्बे में आप देखोगे तो नगर पालिका के चुनाव आयोजित होते हैं, जहां पर एक चेयरमैन को चुना जाता है, और वो नगर पालिका का चेयरमैन क्या करता है? उस नगर पालिका क्षेत्र के विकास के लिए काम करता है। ऐसे ही गाँवों में चुनाव होते हैं तो प्रधान चुने जाते हैं, उसका कार्य क्या होता है? गाँवों का विकास होता है। भैया मद्रास सबसे पहला नगर निगम या नगर पालिका है। बहुत बढ़िया। ट्रिक के लिए तैयार हैं? बताएंगे एक बार, ट्रिक के लिए तैयार हैं? बताएंगे भैया। 52वां संविधान संशोधन क्या हो गया आपका? 1985 नहीं लिखा हमने,
1985 ही तो लिखा है दोस्त, 1985 एकदम से ठीक है। ये 73वां है 1992 और ये 74वां है 1992। ओके, तैयार हैं भैया? एक बार देखिए उसको, केशवानंद भारती डेट को 24 अप्रैल 1973 होगा। हाँ दोस्त, हमने 24 अप्रैल 1973 ही लिखा है। आपको क्या लगा इसमें, कुछ और लगा? बोलेंगे भाई? 1992 होगा बच्चे, 1992। 1993 कई बार लिखा होता है, 1992 उसको लिखेंगे। सारे दोस्त एक बार थम्सअप करें भैया, कहीं भी 1993 जो लिखा होता है उसको 1992 लिखेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ट्रिक के लिए तैयार हैं क्या? पहले तो याद कर लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे और फिर हिंदी मीडियम वाले बच्चे, ठीक है? दोनों ही लैंग्वेज के लिए अलग अलग ट्रिक बनाए, छोटी सी है। लिखें स्पोर्ट्स, आप किसी स्पोर्ट्स में हैं, 12 लिखना, 12 अनुसूची याद करने की ट्रिक, अनुसूची याद करने की ट्रिक। क्या ट्रिक है? सोचिए, आप किसी स्पोर्ट्स में हैं और स्पोर्ट्स में क्या होता है भैया, दौड़ लगानी पड़ती है। स्पोर्ट्स में क्या होता है भैया, स्पोर्ट्स में दौड़ लगानी पड़ती है, हाँ या ना? जी भैया। और दौड़ लगानी पड़ती है कुछ लाद के, एलईडी, कुछ कंधे पे सैनिक को लाद के, और जो लाद के कुछ दौड़ लगानी पड़ती है तो आदमी पानी मांग जाता है। लिख लो, स्पोर्ट्स में दौड़ लगानी पड़ती है लाद कर, और आदमी जब कुछ सामान लाद कर दौड़ेगा तो पानी मांग जाएगा, पानी मांग जाता है। कैसे? S4 पहले में आएगा। पहली अनुसूची में क्या है, स्टेट्स बताए गए हैं भारत के, स्टेट्स एंड टेरिटरीज। E4 याद रख लो, पेमेंट। दूसरे में क्या बताया गया है, वेतन को बताया गया है। तीसरे में O4 ओथ को बताया गया है। चौथे में आपका राज्यसभा को बताया गया है। पांचवे में आपका ट्राइब्स को बताया गया है, ट्राइब्स को। और छठे में आपका स्पेशल ट्राइब्स। स्पेशल ट्राइब्स कौन सी होंगी? असम, मेघालय, त्रिपुरा, क्या बोलेंगे? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। डी से क्या होता है बताएं जरा फटाफट से? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और एल से ये कौन सा हो गया आपका? 1 2 3 4 5 6 7। 7 से क्या होता है आपका? L4 क्या होगा? कितना हो गया? 6 नहीं 7, 8 हो गया। L4 लैंग्वेज 8th में बताई गई है। फिर आपका लैंग्वेज अर्थात भाषा को, और भाषा के बाद में क्या आता है आपका 9th में? लैंड, लैंड रिफॉर्म्स जितने भी हैं। ईडी का मतलब क्या होता है? एंटी डिफेक्शन अर्थात दल बदल। एंटी डिफेक्शन का क्या मतलब होता है? दल बदल कानून। और P4 क्या है? पंचायत, पंचायत। और आपका M4 क्या है? म्यूनिसिपल। याद रखेंगे? बोलो, आया मजा? याद रखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं? जिनको ट्रिक से नहीं याद रखना है उसको मैंने पहले बता दिया। हिंदी वाले लिखो, कितनी है आपका? क्या बोलोगे भैया? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। 12 ही तो अनुसूची हैं। पहली अनुसूची में क्या है? एक रहेगा हमेशा भारत, एक भारत। 2 नंबर से आदमी क्या कमाता है? सैलरी अर्थात वेतन, 2 नंबर, 2 नंबर से वेतन। 3 में 3 अक्षर अर्थात शपथ। 4 की बात करें, 4 में क्या होता है आपका? 4 में होता है राज्यसभा। क्या बोलते हैं इसको? राज्यसभा। अब देखो इसको ऐसे याद रखते हैं, 4 आदमी राय देते हैं सबको, RS। 4 आदमी होते हैं ना, उन 4 लोगों का ही तो खतरा है। क्या कहेंगे सब, क्या बोलते हैं उसको? सबसे बुरा रोग क्या कहेंगे लोग? तो क्या बोलेंगे? उन आदमियों का खतरा तुम कभी मत लेना, वो एग्जिस्ट नहीं करते तुम्हारी जिंदगी में कहीं भी, अगर तुम सही आदमी हो। गलत चीजों के लिए जरूर सोचना। बोलो भाई फटाफट से। 4 आदमी क्या बोलेंगे? राय देते हैं सबको। और राज्यसभा में क्या बताई गई है भैया? राज्यसभा की सीट। अब सीट के लिए भी क्या चाहिए भैया? चेयर चाहिए। सीट के लिए चेयर, 4। चेयर में 4 पैर होते हैं, कैसे भी याद रख लो, जैसे भी याद रखोगे याद हो जाएगा। 5 की अगर मैं बात करता हूं, 5 में बताया गया है क्या? प्रशासन। 5 में प्रशासन। और प्रशासन की छुट्टी कितने बजे हो जाती है? प्रशासन के जितने भी लोग होते हैं, प्रशासन के जितने भी लोग होते हैं उनकी छुट्टी हो जाती है भैया 5 बजे। कितने? 5 बजे उनकी छुट्टी हो जाती है। यस और नो? यह सोच लो, प्रशासन के लोग 5 ही दिन काम करते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार 2 दिन काम ही नहीं करते। यह ये समझ लो, प्रशासन जिनके हाथ में होता है वो पंच होते हैं। ऐसे भी याद कर लो यार, प्रशासन जिनके हाथ में होता है वो कौन होते हैं? वो पंच होते हैं। 6 में, अब प्रशासन के लोगों की छुट्टी हुई 5 बजे, तो 6 बजे पहुंचे एटीएम में। एटीएम में कहाँ पहुंच गए? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। एटीएम में कितने बजे गए ये? 6 बजे। अब एटीएम में ये गए तो भैया 7 एटीएम में से पैसे निकाल के लाए। 7 में क्या होगा? 7 में, अब ये 7 में रहते हैं यानी संघ में। संघ में संघ सूची किसमें है? 7 में। यह याद रख लो, जो पैसे निकाल के लाए 7 में थे ये, तो बंटवारा हुआ। अब जब बंटवारा हुआ, एटीएम में से पैसे निकाल के 7 में, 7 में क्या सब 7 में थे तो बंटवारा हुआ। अब बंटवारा हुआ तो भैया मुंह भाषा हो गई, और क्या आपस में मुंह भाषा हो गई उनकी, मतलब झगड़ा हो गया कोई आपस में। तो 8 में भाषा। 8 में क्या बोलोगे?
हासा। 9 में क्या बोलते हैं? नामी। 9वीं अनुसूची में क्या? भूमि। जिनके पास भूमि ज्यादा होती है वो हो जाते हैं नामी लोग। कैसे हो जाते हैं? 9 में हो जाते हैं नामी लोग, भूमि ज्यादा। या 9 से याद रख लो, नींव। नींव भूमि पर रखी जाती है। 10 10 ही है, 10 से दल बदल। 10 से 10, 10 से दल बदल। ठीक है। एक और एक क्या बोलते हैं इसको बोलना? एक एक, या इसको बोलते हैं 11। और 11 मतलब गियर। और गियर किस में होते हैं आपका? भैया आजकल तो गाड़ियों में 5 गियर आ रहे हैं। याद रख लेना, गियर कितने हैं? 5 है। पंचायत 11 में। और 12 को याद रखोगे क्या? 12। आदमी बाहर कब जाता है? 12 का मतलब याद रख लो, बाहर आदमी कब जाता है? भैया नगर को जब कमाने जाता है, नगर पालिका। बाहर आदमी घर से जब जाता है, जब वो बाहर जाए। एक एक याद रख लो, पंचायत में एक एक आदमी को बुलाया गया। कैसे भी याद कर लो यार, छोटी सी बात है। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम में जो मैंने आपको साथी बहुत व्याख्या के साथ में बताया, उन सबसे भी प्रश्न आते हैं। प्रश्न बनाने के लिए तैयार हैं क्या आप? हाँ या ना? तो ये पहला प्रश्न तो हम कर ही चुके थे कि दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते बताए गए हैं, किसका नहीं बताया गया है, ये आपको बताना है। अब इसको बताएं, पढ़ें और आराम से उत्तर देंगे, बहुत अच्छे से, मजा आना चाहिए। भैया इंग्लिश वाला याद कर लेंगे, इंग्लिश वाला ठीक है, ठीक है, वो कैसे भी याद कर लो। ठीक है। वैसे ट्रिक के चक्कर में अच्छे बच्चे नहीं पढ़ते। ये कहते हैं कि जो नालायक बच्चे होते हैं ना, वो ट्रिक के चक्कर में पढ़ते हैं। ट्रिक मैंने जब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो तब मैंने लगाने की कोशिश करी। और नहीं, कसम से मैं कभी ट्रिक से नहीं पढ़ा, नेवर। प्रयास भी नहीं करा। कहीं ट्रिक की वीडियो मिली तो उसको एस्केप कर दिया पहले। लेकिन कुछ चीजें मेमोराइज अगर हो पाई किसी भी तरीके से तो अच्छी बात है, उसमें कुछ खराबी नहीं है। भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में राष्ट्रपति के परिलब्धियां, वेतन और विशेष अधिकार बताए गए हैं? किसमें बताए गए हैं भैया? वेतन भत्ते आदि सब बताएं। भैया दूसरी अनुसूची में बताए गए हैं। यूपी पुलिस एसआई में पूछा गया, अभी जो 2023 में हुआ था। भर्ती 2021 की थी लेकिन 2023 में, सब जानते होंगे। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बोलो। स्पोर। आर फॉर राज्यसभा, राज्य विधान परिषद में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, एकदम ठीक है। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में अपना नियंत्रण स्थापित नहीं करती है? तो किस में नहीं करती है? असम में करती है क्या भैया? हाँ जी। मेघालय में करती है, त्रिपुरा में करती है, मिजोरम में, लेकिन मणिपुर में करती है क्या? मणिपुर में? तो आप कहेंगे नहीं भैया, मणिपुर में नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची से संबंधित है? दूसरी अनुसूची में क्या बताया गया था? सेकंड में क्या है? पेमेंट। स्पोर्ट्स याद रख लो, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स पहले में क्या है? पहले में क्या है आपका? पहले में बोलो स्टेट्स, दूसरे में पेमेंट वेतन, तीसरे में ओथ अर्थात शपथ, चौथे में राज्यसभा, टी फॉर ट्राइबल एरिया और एस फॉर स्पेशल ट्राइबल एरिया। निम्नलिखित में से किसका भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में उल्लेख नहीं है? दूसरी अनुसूची में आपने पढ़ा था वेतन, किसके वेतन को नहीं बताया गया था? बताओ भाई। केंद्र में राष्ट्रपति को बताया गया था, हाँ जी। राज्यों में राज्यपाल को बताया गया था, हाँ जी। ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का जो महालेखा परीक्षक है, ठीक है, भारत का जो महालेखा परीक्षक है उसको बताया गया था। कैग को लिख रहा है, इसमें छोड़ दिया इसको, कैग एक शब्द छोड़ दिया। महालेखा परीक्षक उसी से मतलब है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ओके। तो राज्यों के मुख्यमंत्री के बारे में नहीं बताया गया, इसको ज्वाइन कर लेना चौथे में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में निहित है, जो थर्ड में बताया गया है? बताएं भैया। थर्ड में क्या बताया गया है? संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ। भाई तीसरे में ओथ ही तो है, शपथ ही तो है जी भैया। तो संघ के मंत्री की शपथ बताई गई है जी भैया। मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ को बताया गया है क्या? आप कहेंगे जी हाँ बताई गई है। लेकिन राष्ट्रपति की शपथ का कहीं वर्णन थोड़ी था दोस्तों। संसद सदस्य जो एमपी एमएलए आपका शपथ लेते हैं उसको बताया गया है, हाँ जी। यानी 1 2 4 बन जाएगा, 1 2 4 बन जाएगा। ओके। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण पर लागू नहीं होंगे। किनके पर लागू नहीं होंगे बताएंगे भाई? क्वेश्चन पूछा है किनके पर लागू नहीं होंगे, बोलेंगे भाई। भाई 5वीं में तो सभी स्टेट आते हैं, मैंने बताया था। छठी में कौन आते हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। लेकिन 5वीं में क्या बोलेंगे? 5वीं के किस पे लागू नहीं होंगे? तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये तो छठी में होंगे ना, तो 2 और 3 पर लागू नहीं होंगे। भाई इस पर तो लागू हो जाएंगे ना। पांचवी पांचवी पूछ रहा है दोस्त, 5वीं तो सभी राज्य आ जाते हैं 5वीं में तो। ओके। 5वीं में भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? राजभाषा 8वीं है भैया। अनुसूचित क्षेत्र ये 5वीं में बताई गई भैया। राज्यों के संघ की बात ये अनुसूची 1 में की गई है। और शक्तियों का विभाजन ये बताया गया। कितनी सूचियों के माध्यम से होता है? 3 सूचियों के माध्यम से होता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के प्रारंभ में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? किसमें पूछ रहा है आपका? इनिशियली इंक्लूडेड। इनिशियली मतलब इन स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में क्या बोलोगे? मूल संविधान में तो भैया 14 थी, 8 को जोड़ा गया बाद में। सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? तो सिंधी को जोड़ा गया 20वें से क्या भैया? नहीं। क्या 22वें से जोड़ा गया था बताओ? या 19वें से या 21वें से? भैया जी 21वें से जोड़ा गया। ठीक है, तुम ही भैया जी हो हमारे। संविधान की 9वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? 22 भारतीय भाषाएं, 8वीं अनुसूची। दल बदल क्या बोलोगे? 10वीं हो गया। पंचायत 11वीं हो गया। लैंड रिफॉर्म्स या जमींदारी उन्मूलन पूछे। और न्यायिक समीक्षा इनकी हो सकती है या नहीं? भूमि सुधार वालों की, हाँ भैया न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, लेकिन 1973 के बाद के जो होंगे उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची आपका दल बदल से है। किससे? दल बदल से है।
भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? 22, 24, 29 या 32? भैया जी 29 होंगे। कितने होंगे? 29 होंगे। भारतीय संविधान की जो 12वीं अनुसूची है उसका संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से या नगर पालिका से? भैया नगर पालिका से। ये 8वीं है, ठीक है, और संघ राज्य संबंध नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार से संबंधित है? द्रविड़ परिवार से कन्नड़ जो कि कर्नाटक में बोली जाती है, क्या द्रविड़ भाषा से है? हाँ जी। मलयालम जो केरल की है दोस्त, क्या ये भी द्रविड़ से है? हाँ जी। तो क्या बोलेंगे? केवल क्या बोलेंगे? एक और दो दोनों हो गए, एक और दो दोनों हो जाएंगे, एक और दो दोनों हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की शास्त्रीय भाषाओं में से एक नहीं है? जो शास्त्रीय भाषा, उड़िया 2014 की बताई थी मैंने आपको, मलयालम 2013 की बताई थी, कन्नड़ आपका तेलुगु के साथ 2008 में बताई थी। मगही नहीं होगी। क्या बोलेंगे? मगही क्या आपका शास्त्रीय है? भैया मगही नहीं होगी, मगही नहीं होगी। देखो सीएचएसएल में पूछा गया, एसएससी बहुत पूछती है शास्त्रीय भाषाओं को। स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषद यानी कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो होंगी आपका, या रीजनल काउंसिल, उनकी हेल्प के लिए तो उनके जो अधिनियम उन्होंने बना दिए, और प्रस्तावों को जब विलोपन होगा या निलंबन की शक्ति यानी कि उनको रिपील या सस्पेंशन की जो पावर होगी वो किसके पास होगी? क्या बताया था मैंने? उस संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास ये पावर होगी, ठीक है। सीडीएस में पूछा गया। यहाँ पर बताएंगे स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन सा सही है? जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हमने आपको बताए थे, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट कितने बताए थे दोस्त मैंने आपको? टोटल 10 होते हैं भैया। तो प्रत्येक जिला स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं क्या? हाँ जी 30 होते हैं। स्वायत्त जिला परिषद में 24 सदस्य मतदान के द्वारा चुने जाते हैं क्या भैया? नहीं। 26 सदस्य किससे चुने जाएंगे? वो आपका वोटिंग से चुने जाएंगे, और ये जो 4 होंगे ये राज्यपाल द्वारा होंगे। असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानून, असम भाई छठी सूची में आता है? हाँ जी। वहां पर स्वायत्त जिले हैं, कितने बताए थे स्वायत्त जिले मैंने असम में? बताओ जरा। असम में भैया कितने बताए थे आपको मैंने? फटाफट से आंसर कर दो। असम में भैया आपने 3 बताए थे। क्या बताए थे? 3 बताए थे। बोडो आपने बताया था भैया, ठीक है, बोडो आपने बताया था। और कौन कौन से बताए थे मैंने? बताया जरा। एक तो बोडो बताया था आपको बोलो। एक कार्बी बताया था, तीसरा कौन सा बताया था वो आपको बताना है। तो स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास में है, तो ये भी ठीक बात होगी। तो 1 और 3 ठीक हो जाएंगे, 1 और 3 ठीक हो जाएंगे, ठीक है, 1 और 3 ठीक हो जाएंगे। अब मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए एक होमवर्क देना है। होमवर्क में आप मुझे आंसर करना, होमवर्क में आप आंसर करना कि मेघालय में कितनी एडीसी हैं? मेघालय में, वीडियो के बाद में बताना सारे साथी, यहाँ नहीं, यहाँ तो तुम जान चुके। मेघालय में कितनी एडीसी हैं? एडीसी का मतलब क्या हो गया? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ऑटोनॉमस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कितनी है ये आप लोगों को बताना है। और उन तीनों के क्या नाम है? क्या बोलेंगे? तीनों के क्या नाम है? 2 मिनट का। तीनों के कितनी तो बता दिया मैंने, अब तीनों तो बता दी, तीनों 3 है तो ये तो आंसर हो गया आपका। आंसर बताने हैं आपको तीनों के नाम। इसके लिए आपको 2 मिनट का कष्ट, 2 क्या 15 सेकंड लगेंगे, ये एक कष्ट रहेगा। कक्षा आपको कैसी लगी? आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? धीरे धीरे आपको मैं उम्मीद करूंगा उत्साह आता जा रहा होगा, और आपका जो ज्ञान है पॉलिटी का वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा होगा, और धीरे धीरे आप सब कुछ जान जाओगे, ठीक है। समय लगता है लेकिन हमको अच्छे से, धैर्य के साथ में, एकाग्रता के साथ में हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। और एक होप और आशा होती है जिसके सहारे जीवन जिया जाता है। तो हमेशा आसान्वित होकर के चीजों को सीखिए। कैसी भी स्थिति आज हो, बदलनी आप ही को है, तो उसके लिए आशाएं रखिए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।